हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी की सीएम गहलोत पर आई नई मुसीबत की। जानेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्यों मची है हलचल और विवादों में क्यों घिरी महाराष्ट्र में बीजेपी। साथ ही जानेंगे बिहार में जनता क्यों नीतीश को कर रही है नापसंद। और आखिर में बात करेंगे भारत और चीन के बीच हुई उच्च स्तर की बैठक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री को घेरा। बोले अगर समस्याएं नहीं सुलझी तो लोग पीएम मोदी का मांग सकते हैं इस्तीफा। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के चलते 10 करोड़ लोगों ने गंवा दी अपनी आजीविका। बिहार में कल होगा विधानसभा और विधान परिषद सत्र। एक ही दिन ज्ञान भवन में होंगे दोनों सत्र। 4 दिन की जगह एक ही दिन का होगा विधान परिषद का मानसून सत्र। नई शिक्षा नीति पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा सरकारी स्कूलों के बच्चे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे और प्राइवेट के इंग्लिश मीडियम में। ऐसे में पढ़ाई का अंतर और बढ़ेगा। सरकार ने बढ़ाया दायरा। अब एमएसएमई क्रेडिट स्कीम में वकील, डॉक्टर और सीए भी ले सकेंगे लोन। नहीं देनी होगी कोई गारंटी। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर तैयारियां तेज हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या पूरी तरह से सजकर तैयार हो रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अयोध्या से जुड़ी इस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इन दिनों हलचल बढ़ गई है। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में भी अयोध्या में अधिकारियों से लेकर नेताओं का आना जाना तेज हो गया है और ये हलचल मची है राम मंदिर निर्माण की शुरुआत को लेकर। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है और इसके लिए राज्य सरकार से लेकर पूरा प्रशासन एक्टिव मोड में है। कार्यक्रम से जुड़े सभी लोग 5 अगस्त के कार्यक्रम को भव्य बनाने में लगे हुए हैं, जिसे लेकर आज भी सीएम योगी का अयोध्या दौरा था, जो ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया। वैसे सीएम इससे पहले अयोध्या जाकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं और लखनऊ से भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल से अयोध्या की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। मंदिर निर्माण के आसपास के पूरे क्षेत्र पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। उनकी यात्रा के खास इंतजाम भी हो रहे हैं। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरना है, उस पूरे रास्ते की बैरिकेडिंग की जा रही है। कार्यक्रम में सिर्फ 200 लोग ही शामिल होंगे और जिन्हें शामिल होना है उन्हें निमंत्रण भेजा जा चुका है। कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मुसीबत के समय इस तरह के आयोजन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम में पीएम के जाने को लेकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो पीएम मोदी के योगदान पर भी सवाल किए हैं। सवाल कई हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं और 5 अगस्त से ही मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो जाएगा। चलिए अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में अदालत का फैसला आने के बाद ये तो तय है कि यहाँ राम मंदिर बनना है और देश में इसे लेकर कोई विरोध भी नहीं है। लेकिन इस समय पूरे देश में जिस तरह के स्वास्थ्य हालात हैं, ऐसे में राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा आयोजन और उसमें पीएम का शामिल होना कई सवाल खड़े करता है। क्या मंदिर निर्माण का काम कुछ समय टाला नहीं जा सकता था? और एक धार्मिक आयोजन में देश के पीएम का जाना क्या सही कहा जा सकता है? जी फिजा, इस वक्त देश में सेहत और आर्थिक दोनों मोर्चों पर कई तरह की कठिनाइयां हैं। आम जनता डरी हुई है, लाचार है, महंगाई और बेरोजगारी बेलगाम है और उस पर पड़ोसी देश से लगातार तनाव और आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं। इन सब के बावजूद इस वक्त मंदिर निर्माण के लिए भव्य स्तर पर भूमि पूजन से ऐसा लग रहा है जैसे सरकार जो है, भारत सरकार जो है, वो मुसीबत में उत्सव मना रही है। मंदिर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, लेकिन इसी देश में जब लाखों करोड़ों लोगों का जीवन मुश्किलों से घिरा हो तो उस वक्त
किसी भी तरह का जश्न मनाना ठीक नहीं होता है, मगर भाजपा को तो हर बात से जरूरी अपना धर्म दिखता है, जिसके बूते आज वो सत्ता में है। देश में केवल आम आदमी ही नहीं, खुद भाजपा के कई मंत्री और नेता भी स्वास्थ्य मुसीबत की चपेट में आ चुके हैं। इसके बावजूद अयोध्या में भूमि पूजन के मेगा इवेंट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा के इंतजाम और सुरक्षा के साथ साथ अयोध्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने और कई गणमान्य अतिथियों की आवभगत के लिए प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, जबकि इस वक्त जनता को सरकार और प्रशासन के अधिक ध्यान की जरूरत है। मोदी जी का बतौर प्रधानमंत्री इस धार्मिक आयोजन में शामिल होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो केवल हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और इसमें हर धर्म और जाति के लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए उनके अयोध्या जाने से भारत की धर्मनिरपेक्षता की भावना को ठेस पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी गहलोत और पायलट गुट अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और जिस कारण सीएम गहलोत की मुसीबतें बढ़ने वाली है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा और उम्मीद है कि अशोक गहलोत सत्र के शुरुआत में ही अपनी सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश कर देंगे, क्योंकि उनकी ओर से सत्र बुलाया ही इसी कारण जा रहा है कि वो सरकार का बहुमत साबित करे। वैसे न तो गवर्नर ने उनसे कहा है कि उनकी सरकार अल्पमत में है और न ही विपक्ष ने बहुमत साबित करने की ऐसी कोई मांग की है। और तो और सरकार ने राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की जो अनुमति मांगी थी, उसमें भी विश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं था। विधानसभा में सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, लेकिन इस विश्वास प्रस्ताव में गहलोत पास हो पाएंगे, ये चिंता कांग्रेस को भी सता रही है। और इसी कारण कांग्रेस ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अपने विधायकों के साथ उन विधायकों को भी जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सभी को जैसलमेर भेज दिया, ताकि विधायकों को एकजुट बनाए रखा जाए। लेकिन जैसलमेर में पहुंचे विधायकों की संख्या सरकार की चिंता बढ़ा रही है। गहलोत खेमा दावा तो कर रहा है कि उसके साथ 109 विधायक हैं, लेकिन जैसलमेर में सरकार के समर्थन में पहुंचे विधायकों का आंकड़ा 92 है। कांग्रेस के 7 वरिष्ठ विधायक, जिसमें से 4 मंत्री भी शामिल हैं, जो अभी जयपुर में रुके हैं, यदि उन्हें भी जोड़ दिया जाए तो भी सरकार बहुमत से दूर रहती है, क्योंकि तब ये संख्या 99 होती है। ऐसे में क्या गहलोत सरकार 99 के फेर में फंस सकती है? क्योंकि विधायकों की ये संख्या सरकार के दावे से कम है और बहुमत के आंकड़े से 2 कम है। लेकिन गहलोत अभी भी दावा कर रहे हैं कि सरकार सुरक्षित है, हम आसानी से बहुमत साबित करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि सीपीएम के विधायक बलवान पुनिया सरकार का समर्थन करेंगे। पुनिया ने कुछ दिन पहले तक ये भरोसा भी दिया था, लेकिन पुनिया न जयपुर में बाड़ेबंदी में थे, न ही जैसलमेर गए। यदि उन्होंने पार्टी व्हिप का पालन किया तो गहलोत की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि सीपीएम अभी तक सरकार के खिलाफ वोट देने पर अड़ी है। कांग्रेस के एक विधायक मास्टर सोनेलाल बीमार हैं और कहा जा रहा है कि वो विधानसभा में मतदान के लिए नहीं जा सकते। स्पीकर सीपी जोशी उस समय वोटिंग कर सकते हैं जब वोटिंग के दौरान फैसला टाई हो जाए, यानी पक्ष और विपक्ष को बराबर वोट मिले। ऐसे में जरूरी है कि गहलोत के पक्ष में 100 विधायक कम से कम आए, नहीं तो जोशी भी वोट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये सवाल बना हुआ है कि क्या गहलोत सरकार 99 के फेर में फंसेगी या बहुमत के परीक्षण में पास हो जाएगी। जहां एक तरफ राजस्थान में गहलोत एक एक विधायक जोड़ने में लगे हैं जिससे बहुमत का आंकड़ा पूरा कर लिया जाए, वहीं बहुमत की ये लड़ाई मध्य प्रदेश में भी जारी है। राज्य में सरकार भले ही बीजेपी की है, लेकिन 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत उसके पास नहीं है। विधानसभा में 27 सीटें खाली हैं और कमलनाथ की नजरें इन सीटों पर हैं, जिन्हें जीतकर वो एक बार फिर से सत्ता में कर सकते हैं वापसी। इसके लिए क्या है कांग्रेस का प्लान, नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। जब जब चुनाव आते हैं तब तब आरक्षण का जिन्न बोतल से बाहर निकल आता है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उससे पहले आरक्षण के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है और इसे लेकर कमलनाथ ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जिससे शिवराज सिंह चौहान बौखलाए हुए हैं। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ ने पत्र लिखकर ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार को जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। कमलनाथ ने यह पत्र भेजकर शिवराज को परेशान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तरफ आरक्षण का जिक्र कर चुनावी रण जीतने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। कमलनाथ की इस गुगली में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कदर फंसे कि वो भी कांग्रेस को घेरने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण 14 से 27% किए जाने पर जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 14 से 19 मार्च 2019 का कोई जवाब ही पेश नहीं किया, जिस पर हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को ओबीसी आरक्षण का निर्णय ही स्थगित कर दिया।
इतना ही नहीं, सरकार का पक्ष रखने कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। शिवराज सिंह का ये बयान केवल कांग्रेस को घेरने के लिए आया है, लेकिन कमलनाथ भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाइए। अब कमलनाथ और शिवराज एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आरक्षण के बहाने कौन सियासी जंग जीतता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है, क्योंकि वहां उपचुनाव होने हैं। लेकिन महाराष्ट्र में तो ये लड़ाई चुनाव के बाद तेज हो रही है। महाराष्ट्र में तो पिछले साल चुनाव हुए थे, लेकिन राज्य का सियासी पारा अब गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने बलदेव सिंह को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया था, जो पहले से ही जांच का सामना कर रहे थे। और अब बलदेव सिंह को लेकर कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन चुनाव को लेकर अभी तक महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि उस समय भी फडणवीस सरकार ने चुनाव में गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की थी। चुनाव आयोग ने भी इसमें बीजेपी का साथ दिया। आयोग ने तो अपना सोशल मीडिया का कामकाज उस एजेंसी के हवाले कर दिया था जो बीजेपी का काम देख रही थी। अभी इस मामले में जांच पड़ताल चल ही रही थी कि एक बार फिर महाराष्ट्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने नियुक्ति प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। दरअसल कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने बीजेपी सरकार में बलदेव सिंह की राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्ति को पूरी तरह से गलत करार दिया है। पार्टी का कहना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के निर्देशों पर सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी सीब्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र में कथित अनियमितताओं की जांच चल रही थी और अनियमितताओं के मामले में बलदेव सिंह का नाम भी आया था। हालांकि बलदेव सिंह ने इन सभी इल्जामों को खारिज करते हुए कहा कि जिस मामले का संदर्भ दिया जा रहा है वह उस समय का है जब उन्होंने सीब्ज का प्रभार भी नहीं संभाला था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने इसे लेकर बीजेपी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि बलदेव सीबीसी की ओर से शुरू की गई जांच का सामना कर रहे थे। सावंत ने आगे ये भी कहा कि जांच जारी होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस सरकार ने विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले ही जुलाई 2019 में सिंह को महाराष्ट्र का सीईओ नियुक्त किया था। सावंत ने चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि सीईओ की नियुक्ति से पहले बलदेव सिंह की साख की जाँच क्यों नहीं की गई और क्या इस मामले को लेकर भाजपा से किसी तरह का दबाव था। खैर, महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से लगाए गए इन इल्जामों का बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। तो महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद भी बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का फैसला क्यों लिया। वहीं बिहार में तो जनता को कुछ दिन बाद फैसला लेना है कि वो किसे 5 साल के लिए सत्ता सौंपेगी, कौन बनेगा उसकी पसंद। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार जीत का दम भर रहे हैं। पार्टी चुनाव को लेकर लगातार जोर लगा रही है, लेकिन जनता का मन तो कुछ और ही बयां कर रहा है, जो नीतीश कुमार को मुश्किलों में डाल सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को विकास पुरुष बताते हैं। जेडीयू भी मानती है कि नीतीश का राज है तो बिहार में बहार है, लेकिन क्या हकीकत भी यही है? जी हाँ, सच इससे कोसों दूर है, जिसे पूर्णबंदी के दौरान जनता ने खुद देखा है। जब मजदूर बेरोजगार मदद की गुहार लगा रहे हैं, सरकार को पुकार रहे थे, तब चाचा नीतीश चैन की नींद सो रहे थे, अपनों को मनाने से इनकार कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि मजदूरों को बिहार में वापस नहीं लाया जा सकता। अब जब नीतीश ने बिहार के लोगों से किनारा किया तो भला जनता कैसे उनका साथ देगी? इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले आवाम उनसे किनारा करती नजर आ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट में सामने आया है कि बिहार में अब नीतीश का पहले जैसा रुतबा कायम नहीं है। जिस नीतीश की तूती बोलती थी, उनकी अब जनता थू थू करती है। ये सब पूर्णबंदी में उनकी बेरुखी की वजह से हुआ है। दरअसल मुश्किल की घड़ी में नीतीश ने प्रदेश की जनता का साथ नहीं दिया था। इसे लेकर ही विपक्ष ने उन्हें जबरदस्त तरीके से घेरा था। तेजस्वी तो लगातार उनकी नाकामियों को गिना रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश अब लोगों के दिल से उतरते जा रहे हैं। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि जनता को न सिर्फ नीतीश नापसंद है, बल्कि वो पूरी सरकार से नाराज हैं। अब चुनाव से पहले जनता का ये रुख नीतीश को राजनीति में पीछे खींच सकता है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में नीतीश फेल होंगे या पास। और अंत में बात भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रही तनातनी की। दोनों देशों के बीच सैन्य अधिकारियों की 5वीं उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। इसमें दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता हो पाता है या नहीं, ये देखना होगा। दरअसल इस बैठक से उम्मीद है कि एलएसी परिस्थिति सुधरेगी और दोनों देशों के बीच रिश्तों में नरमी आएगी। तो इस मामले में आज दिन भर क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत और चीन का सीमा विवाद जगजाहिर है। लंबी बातचीत का दौर चला, लेकिन बैठक के बाद भी चीन की हरकतें पहले जैसे ही देखने को मिलीं। बात करते समय अलग व्यवहार और काम में अलग व्यवहार। आज एक बार फिर भारत और चीन के बीच कॉर्प्स कमांडर लेवल की 5वीं बैठक चल रही है। ये बैठक एलएसी के नज़दीक मोल्डो में हो रही है। इस बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से मेजर जनरल लिू जिन शामिल हुए हैं।
दरअसल जब से एलएसी पर चीनी जवान भारतीय सीमा में घुसे हैं, तब से ही बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक एक ओर चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन ने 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर अपने जवानों की तादाद बढ़ा दी है। साथ ही उत्तराखंड के लिपुलेख पास एरिया में भी चीनी जवानों का जमावड़ा देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पूरा फोकस पेंगोंग लेक और गोगरा पर ही रहेगा। यहाँ पर अगर चीनी जवानों की दखल अंदाजी खत्म होगी तभी बात बनती नजर आएगी। भारत की ओर से आज भी इसी बात पर जोर दिया गया कि जून 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए, जबकि चीन अभी तक टाल मटोल रवैया ही अपना रहा है। वहीं इस बैठक से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, चीन के साथ एक संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन भारत को अपनी जमीन पर मजबूती से खड़े होना है। सीमा पर स्थिति और दोनों देशों के बीच भविष्य के रिश्तों को अलग नहीं किया जा सकता है और ये हकीकत है। तो दोनों देशों के बीच बैठकें पहले भी हुई, लेकिन चीन लगातार पेंगोंग में फिंगर 5 से 8 के बीच जवानों की तैनाती बढ़ा रहा है। चीन के मंसूबे को भारत समझ चुका है कि वो अपनी बात से उलट व्यवहार करेगा, लिहाजा इस क्षेत्र में भारतीय जवानों ने भी लंबे वक्त तक मोर्चा संभालने की पूरी तैयारी कर ली है। लद्दाख में भारतीय जवान भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में अभी इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ